दोस्तों, आज मैं शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ एक ब्रेकिंग न्यूज़ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के बारे में। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज शेयर्स इन फोकस एज कंपनी फॉर्म्स जॉइंट वेंचर फॉर इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज। जैसा कि आप जानते हैं कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज एक मुकेश अंबानी की कंपनी है और ये बहुत सारे बिजनेसेस में अपना एंटर करना चाहती है। उसमें से एक बिज़नेस इन्वेस्टमेंट एडवाइस सर्विसेज का है, जिनके लिए उन्होंने एक जॉइंट वेंचर फॉर्म कर लिया है ब्लैक रॉक एडवाइज़र्स सिंगापुर के साथ, अपनी इन्वेस्टमेंट एडवाइस सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इन्होंने इनिशियली क्या किया है, एक सब्सक्रिप्शन किया है 3 करोड़ रुपीज़ का और 30 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ₹10 ईच, जिससे कि उनकी एक स्टार्टिंग हो सके इन्वेस्टमेंट एडवाइस सर्विसेज के साथ। ये जॉइंट वेंचर कंपनी का नाम जियो ब्लैक रॉक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड है और यहाँ पर कोई भी गवर्नमेंट या रेगुलेटरी अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है इसको इनकॉर्पोरेट करने के लिए। तो जल्दी ही कंपनी जो है अपना इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो है एक कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी बन चुकी है। पहले ये एक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी थी, जो कि अब ये कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी बन चुकी है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज एक होल्डिंग कंपनी है और वो ऑपरेट करती है अपना फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस अपने कंज्यूमर फेसिंग सब्सिडीज़ के द्वारा JFL जियो फाइनेंस लिमिटेड, GIBL जियो इंश्योरेंस ब्रोकिंग लिमिटेड, JPSL जियो पेमेंट सॉल्यूशंस लिमिटेड एंड अ जॉइंट वेंचर नेमली JPBL दैट इज़ जियो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड। इस खबर के चलते हुए आज देखते हैं कि शेयर प्राइस में क्या इसका इफेक्ट पड़ा। आज आप देख सकते हैं कि इसका शेयर प्राइस जो है वो 3% से बढ़कर ₹352.15 पहुंचा, जो कि ₹10.45 की उछाल लाया। इसी तरीके से आप अगर इसका ऑल टाइम हाई देखें तो आप देख सकते हैं कि ऑल टाइम हाई 64% का रिटर्न दिया है और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी एक अच्छी कंपनी है। बट मगर क्योंकि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ, मैं ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ। तो ये जो भी मैं आपको बताऊँगा वो एक ओवरव्यू बताऊँगा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में, उसके बिज़नेस के बारे में, उसकी फाइनेंशियल्स के बारे में, उनके डायरेक्टर्स के बारे में कि उनके डायरेक्टर्स कौन हैं, और साथ में उनकी जो भी सब्सिडरीज़ हैं, जो भी कंपनी का स्ट्रक्चर है वो कैसे है वो बताऊँगा। वो सिर्फ और सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। यहाँ पर मैं कोई भी आपको रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ होल्ड करने की, बाई करने की, सेल करने की या फिर एवरेज करने की। ये सब आपका खुद का डिसीजन होना चाहिए, आपकी खुद की रिसर्च होना चाहिए, उसके बेस पे आप अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं। जैसे कि शेयर प्राइस हमने देखी, उसी प्रकार से हम यहाँ पर जैसे कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में अगर हम यहाँ का मार्केट कैप देखें तो ये 2,23,678 करोड़ रुपए की कंपनी है। इसका करंट प्राइस ₹352 चल रहा है और आप जैसे कि स्टॉक का पी रेशो दे सकते हैं जो 141 है, जो कि बहुत लोगों को बहुत महंगा लगेगा। खैर, महंगा लगना भी चाहिए, बट क्योंकि अभी कंपनी ने बिज़नेस स्टार्ट नहीं किया है, एक बार कंपनी का बिज़नेस स्टार्ट हो जाए, अच्छी तरीके से बिज़नेस स्टार्ट हो जाए, तो फिर उसमें ये लोग रेवेन्यू लाएंगे, रेवेन्यू से प्रॉफिट ऊपर होगा, प्रॉफिट से फिर अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा और जैसे जैसे अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा वैसे वैसे स्टॉक का पी रेशो भी डाउन होता चला जाएगा। अगर हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में कुछ जानना चाहें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी हम यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जून 2024 के हिसाब से प्रोमोटर्स के पास 47% शेयर्स हैं, FIs के पास 17.55% शेयर्स हैं, DIs के पास 12% शेयर्स हैं और पब्लिक के पास 23% शेयर्स हैं। 23% शेयर होल्डिंग है, जो कि डिसेंट लगती है। उसी प्रकार से अगर हम देखें तो जो फाइनेंशियल का जो कंपटीशन होगा या फिर जो जिसको टक्कर देगा वो देगा एक बड़े ही जाइंट NBFC को, जो कि बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व हैं। बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व के साथ इनका टक्कर होगी। और आप जैसा कि जानते ही हैं, मुकेश अंबानी के रेपुटेशन के बारे में जानते ही हैं कि वो एक बार किसी बिज़नेस में एंटर कर जाते हैं तो फिर वो नंबर 1 बनना चाहते हैं। तो उस हिसाब से इस शेयर प्राइस में अगर हम देखा जाए तो इस शेयर्स का आउटलुक, हमें फ्यूचर आउटलुक अच्छा लगता है, जो कि अभी फ़िलहाल के लिए ₹352 में है, जो कि जो हमारे रिटेल निवेशक हैं, जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं, उनकी अफोर्डेबिलिटी में है। बट हो सकता है कि वो आगे चल के ये शेयर प्राइस बहुत महंगा हो जाए और वहाँ पर फिर जब लोग ना खरीद पाएँ उस समय
तो प्लीज़ अपना रिसर्च करें और अपने हिसाब से देखें। अब मैं आपको जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की वेबसाइट पे लेके चलता हूँ। ये है, हम आए हैं यहाँ पर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की वेबसाइट पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनका जो बिजनेसेस है वो लोन्स में है, इंश्योरेंस ब्रोकिंग में है, पेमेंट्स बैंक में है, पेमेंट सॉल्यूशंस में है और लीजिंग में है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये इनकी बिजनेसेस के बारे में है। उसी प्रकार हम आपको इनके डायरेक्टर से मिलाना चाहते हैं कि इनके डायरेक्टर्स कौन कौन होंगे। तो इस जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो रेनॉल्ड केवी कामत, जिन्हें हम जानते हैं, उनके ये आईसीआईसी बैंक के एमडी एंड सीईओ रह चेयरमैन रह चुके हैं और ये बहुत ही रेपुटेड क्लास के डायरेक्टर हैं, रेपुटेड बैंकर हैं और ये एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं। इसी तरीके से ईशा अंबानी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, राजीव महर्षि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, मिस्टर सुनील मेहता इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, मिस्टर बिमल मनु तन्ना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, मिस रामा वेदश्री इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, मिस्टर अंशुमान ठाकुर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, मिस्टर हितेश कुमार सेठिया एमडी एंड सीईओ, ये एमडी एंड सीईओ हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि इनके बोर्ड डायरेक्टर्स में कौन कौन बैठा हुआ है। आइए हम आप जानते हैं इनके बिज़नेस के ओवरव्यू के बारे में। जैसे कि बिज़नेस के ओवरव्यू के बारे में जानते हैं। ये जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड है क्या आखिर? जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड एक इम्पॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है जो आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड की गई है। ये एक कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है। ये एक नॉन डिपॉजिट टेकिंग कंपनी है। अगर हम यहाँ पे इनका ग्रुप स्ट्रक्चर देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड है, JFSL जो है वो पूरी एक होल्डिंग कंपनी बन गई जो ग्रुप की है। इनमें जो इनकी सब्सिडरीज़ हैं, जो फिर इनकी जो आप कह सकते हो कंज्यूमर फेसिंग सब्सिडरीज़ हैं, वो है जियो फाइनेंस लिमिटेड, जियो लीजिंग सर्विसेज लिमिटेड, जियो इंश्योरेंस ब्रोकिंग लिमिटेड, जियो पेमेंट सॉल्यूशंस लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड होल्डिंग्स लिमिटेड। और आप नीचे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे जियो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड भी है और जॉइंट वेंचर्स विद ब्लैक रॉक, जो अभी भी हमने एक न्यूज़ सुनी ब्लैक रॉक के बारे में कि वो इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगी। ये कंपनी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी जो है ये ब्लैक रॉक के साथ जॉइंट वेंचर करना चाहती है अपनी एसेट मैनेजमेंट कंपनी को खोलने के लिए, वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी को खोलने के लिए और ब्रोकिंग बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये था हमारा कोर इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर। अगर हम देखें जो कि सब में आप देख सकते हैं कि 100% स्टेक है, बस जो बी पेमेंट्स बैंक लिमिटेड में 77.25% स्टेक है, जबकि बाकी का 22.75% स्टेक SBI के साथ इन्होंने जॉइंट वेंचर कर रखा है जियो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड में। वेयरएस ब्लैक रॉक के साथ इन्होंने 50% जॉइंट वेंचर कर रखा है। तो ये अलग अलग बिजनेसेस जो हैं ये आखिर करते क्या हैं। जियो फाइनेंस लिमिटेड को पहले रिलायंस रिटेल फाइनेंस लिमिटेड कहा जाता था। ये एक होली ओन सब्सिडरी है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की और रजिस्टर्ड है RBI के साथ एज अ सिस्टमैटिकली इम्पॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग NBFC विद अ डिजिटल फर्स्ट अप्रोच। जियो फाइनेंशियल लिमिटेड प्राइमरली एंगेज्ड है कंज्यूमर लेंडिंग में, कॉर्पोरेट लेंडिंग में और MSME लेंडिंग में। अगर MSME का मतलब होता है माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज लेंडिंग। दूसरा, अगर हम जियो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के बारे में जानें तो ये एक जॉइंट वेंचर है कंपनी के बीच में और एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बीच में विद अ शेयर होल्डिंग ऑफ 77.25% इज टू 22.75%। ये एक पेमेंट्स बैंक लाइसेंस होल्ड करती है जो RBI ने इशू किया है। ये प्रोवाइड करती है एक डिजिटल बैंकिंग सोल्यूशंस कस्टमर्स को एंड स्मॉल बिजनेसेस को। द सर्विसेज इंक्लूड्स करती हैं सेविंग्स अकाउंट, डेबिट कार्ड, current account, wallet, and a host of consumer payment solutions such as UPI, Aadhaar-enabled payment systems, remittances, etc. Customers are acquired and serviced digitally and through a network of business correspondents. ये था जियो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के बारे में। इसी तरीके से जियो पेमेंट सॉल्यूशंस लिमिटेड क्या कर दी है? जियो पेमेंट सॉल्यूशंस लिमिटेड को फॉर्मली पहले कहा जाता था रिलायंस पेमेंट सॉल्यूशंस लिमिटेड, जो कि अब जियो पेमेंट सॉल्यूशंस लिमिटेड के नाम से जानी जाती है। इसका इन प्रिंसिपल अप्रूवल है RBI के साथ टू ऑपरेट एज अ पेमेंट एग्रीगेटर।
ये एक पेमेंट एग्रीगेटर बनना चाहती है टू कैपिटलाइज ऑन द इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज़ इन द फास्ट एक्सपेंडिंग पेमेंट इंडस्ट्री. JPSL aims to drive its business by predominantly using the payment gateway and a unified payment interface for both large enterprises and small business or merchants. JPSL has built partnerships and integrated with multiple banks and financial institutions with a clear focus on building cost efficiencies and having a sustained path to profitability. जियो इंश्योरेंस ब्रोकिंग लिमिटेड क्या करती है? जियो इंश्योरेंस प्रोमेट लिमिटेड को फॉर्मली रिलायंस रिटेल इंश्योरेंस ब्रोकिंग लिमिटेड कहा जाता था. इसने ऑब्टेन किया अपना डायरेक्ट ब्रोकर लाइसेंस फ्रॉम द IRDA से, जो कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इन 2007 में. JIBL ऑपरेट्स करते हैं स्वीट स्पॉट में बिकॉज विद सिग्निफिकेंट अंडर इंश्योरेंस इंडिया प्रेजेंस करता है एक सब्सटेंशियल अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ. द इंश्योरेंस इंडस्ट्री विच गार्नर्स एन एनुअल प्रीमियम of 10 lakh crores across life and non-life businesses is projected to expand at a compounded annual growth rate of 15 to 16% over the next decade. GIBL has emerged as a key player by distributing life, non-life, and health insurance products digitally and has partnerships with 31 leading insurance providers across public and private sector. और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जियो ब्लैक रॉक के साथ इन्होंने जो जॉइंट वेंचर किया है वो ये लोग लुक आफ्टर कर रहे हैं कि उनका एक एसेट मैनेजमेंट फर्म बने और एक वेल्थ मैनेजमेंट फर्म बने. इसी के साथ जो लास्ट होती है वो होती है जियो लीजिंग सर्विसेज लिमिटेड. जियो इंफॉर्मेशन एग्रीगेटर सर्विसेज लिमिटेड लेटर रीनेम्ड एज जियो लीजिंग सर्विसेज लिमिटेड. पहले जियो लीजिंग सर्विसेज लिमिटेड को जियो इंफॉर्मेशन एग्रीगेटर सर्विसेज लिमिटेड बोला जाता था. ये ऑफर करती है एक ऑपरेटिंग लीज सोल्यूशंस कंज्यूमर्स को और बिजनेस को थ्रू अ डास मॉडल. डास मॉडल क्या होता है? डास मॉडल होता है एक डिवाइस एज अ सर्विस मॉडल. ये डिवाइस एज सर्विस मॉडल क्या है? डिवाइस एज अ सर्विस मॉडल एक नई एज सर्विस मॉडल है जहाँ पर बिजनेसेस या फिर इंडिविजुअल लीज करते हैं सर्टेन गुड्स अलॉन्ग विद एसोसिएटेड सर्विसेज इंस्टेड ऑफ परचेजिंग द डिवाइसेस आउटराइट. आउटराइट परचेज करने के बजाय वो लोग गुड्स को लीज पर देते हैं. DaaS typically includes करता है installation, maintenance, support and sometimes additional services like updates, offering an operating lease structure to customers. The DaaS model presents a significant opportunity for JLSL to boost revenue, enhance customer loyalty, and cultivate robust customer relationships, thereby enriching the overall customer value proposition. The JLSL team comprises specialists in leasing, technology management, and customer support. As JLSL launches the pioneering venture, the combined expertise of the JLSL team will play a crucial role in setting up robust operations that ensure that DaaS model meets market needs effectively while maintaining the highest service standards. आइए अब हम इसका एक कंसोलिडेटेड P&L अकाउंट देख लेते हैं कि कंसोलिडेटेड P&L अकाउंट का क्या कहता है. अगर हम कंसोलिडेटेड P&L स्टेटमेंट के बारे में पूछें, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में देखें फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024, तो आप देख सकते हो कि उनका जो रेवेन्यू है वो अभी कहाँ से आ रहा है. वो रेवेन्यू अभी इंटरेस्ट इनकम के फॉर्म में आ रहा है, डिविडेंड इनकम के फॉर्म में आ रहा है, फीस कमीशन और अदर सर्विसेज के फॉर्म में आ रहा है. क्योंकि अभी कंपनी ने अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं किया है, तो अभी प्रीडोमिनेंटली जो भी इनका रेवेन्यू आता है वो सब इनके इन्वेस्टमेंट ऑपरेशन से ही आता है. शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर देना, शेयर्स में इन्वेस्ट करना, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना, फिक्स्ड डिपॉजिट्स में इन्वेस्ट करना, CDs में इन्वेस्ट करना, उन सब से आ जाता है, या फिर डेरिवेटिव्स में इन्वेस्ट करना, उन सब से भी आता है. तो अभी आप जैसे देख रहे हैं कि इनकी जो मार्च 31 मार्च 2023 में 44.84 करोड़ रुपीज़ थी, जो कि बढ़कर 1854 करोड़ हो चुकी है. उसी प्रकार से अगर आप इसके एक्सपेंसेस देखें तो पहले 4.5 थी, जो कि 327.31 करोड़ से हो गई. और अगर हम इनका पैट देखें, दैट इज़ प्रॉफिट फॉर द ईयर, जो कि पिछले साल 31 मार्च 2023 के लिए फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 31.25 करोड़ था, जो कि बढ़ के 1604 करोड़ हो चुका है. तो जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर बढ़त तो है प्रॉफिट में और इनकम में, बट खैर इतना खास नहीं है क्योंकि अभी इनका बिज़नेस स्टार्ट नहीं हुआ है. एक बार बिज़नेस स्टार्ट हो जाए तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड हो सकता है कि रफ्तार पकड़ लें, उनके शेयर प्राइस की रफ्तार पकड़ी जा सकती है. तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के बारे में जो बिज़नेस ओवरव्यू है और उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी वो आपके लिए हेल्पफुल होगी.
प्लीज़ अपनी खुद की रिसर्च करें और तभी इन्वेस्टमेंट करें। थैंक यू एंड बाय बाय, हैव अ गुड डे।